हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी यूपी टेट और सी टेट की पर्यावरण की श्रृंखला चल रही है उसमें 16वां भाग पढ़ेंगे और जो टॉपिक वाइज चल रहा है जिसमें पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन एवं पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न किया जाता है। तो प्रश्नोत्तर के द्वारा जो है बच्चों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की शिक्षिका माधुरी ने अपने शिक्षार्थियों को निरंतर दत्त कार्य देती है। दत्त कार्य से वह क्या करना चाहती है? वह बच्चों के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन करना चाहती है। अगला हमारा प्रश्न है, क्विज और प्रतियोगिता के द्वारा क्या करना है? बच्चों को ज्ञान, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए क्योंकि यह विचारों के अभिव्यक्ति देने और परिवेश के अवलोकन करने के लिए जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, NCF 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय की सिफारिश नहीं करता परंतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन की बात कहता है। इस मूल्यांकन के विषय में सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? मूल्यांकन औपचारिक होना चाहिए, यह सत्य नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, ईशान ने गंध के आधार पर चीज़ों को अलग करना सीख लिया है। इस कथन के द्वारा आकलन होता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का जो इससे वर्गीकरण बच्चा करना सीख गया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है। भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण कार्य में एक शिक्षक इस प्रकार की भूमिका निभाता है। किस प्रकार की? अभिभावक की, दार्शनिक की, निर्देशक की। ठीक है, एक शिक्षक जो है अभिभावक की भी भूमिका निभाता है, दार्शनिक की भी, निर्देशक की भी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा में हमेशा सदाचारी रहना चाहिए क्योंकि इससे अध्यापक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करने हेतु जो तरीका सरल एवं सामान्य होगा, विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना, छात्रों के विकास सीमा निर्धारित करने हेतु जो तरीका उपयुक्त होगा वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण संबंधी कार्यों को सुगम बनाने हेतु करना अनिवार्य है तो शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा की सबसे गंभीर समस्या, तो स्कूल छोड़ने की समस्या जो है प्रारंभिक शिक्षा की सबसे गंभीर समस्या है। अगला हमारा प्रश्न है, अगर कोई छात्र असफल हो जाता है तो वह कारक जो जिम्मेदार माना जाता है, योग्य शिक्षक का अभाव। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है तो क्या समस्या नहीं है? संसाधनों की जो प्रचुरता है वह पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है केरल राज्य से की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? और 1986 में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से समस्या के निवारण के लिए सुझाव सही है। तो ये शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, सुझाव सही है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा के लिए समाज क्या नहीं करता है? तो पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना जो है समाज नहीं करता है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण शिक्षण और परीक्षा प्रणाली।
क्या है ये? शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आपकी शिक्षा सफल है यदि आपको संतोष प्राप्त होता है तो आपकी शिक्षा क्या है? सफल है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है? तो इसे कहते हैं अपव्यय की समस्या। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है। तो निवारण के लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो पर्यावरण शिक्षण की समस्या के निवारण के लिए आवश्यक है ये। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है क्योंकि शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है तो छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। अगला हमारा प्रश्न है, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो क्या सबसे कम उपयुक्त है? ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसी जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है हस्तपरक जो गतिविधि है वह सबसे उपयुक्त तरीका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो वह बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाएगा? इन फोल्डरों को पोर्टफोलियो कहा जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव की समस्या के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में संकेतक उपयुक्त नहीं है तो स्मरण रखना संकेतक जो उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना ये समुचित कार्य नहीं है, रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, ईबीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना जो है इस पर केंद्रित होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। आगे पढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करती है। किसको नहीं शामिल करती है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करती है। अगला हमारा प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? तो ये पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अगला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा प्रदर्शित करता है आक्रामक व्यवहार जो जब बच्चा प्रदर्शित करता है तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है शिक्षिका। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा।
कि क्या प्रभावी होगा? उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, दत्त कार्य से संबंध में सही है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए तो शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन, जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। दोस्तों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू।